नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, यहाँ पर सारे लिंक दिए हुए हैं युक्ति परिवार के, जो भी लिंक है युक्ति आईएएस के। ठीक है, यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, सारे लिंक एक जगह आपको मिल जाएंगे। फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारे संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ये दिया गया नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करके अगर कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जो मैं लगातार 1 जुलाई से लगातार करंट अफेयर का जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जो पूरा का पूरा डिटेल जो बताया जा रहा है, जो टॉपिक वाइज जो बताया जा रहा है, एटलीस्ट एक दिन में 3-3 टॉपिक को लेके चला जाता है। उस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। महीने में आपको कम से कम 180 टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो हमारी टीम को बताने का तरीका है, वो आप लोग भली बात इससे परिचित होंगे। आप लोग हमसे जुड़िए, हमारी टीम से जुड़िए और आप खुद देखिए कि हम दूसरों से अलग क्यों हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक है विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है इकोनॉमी का टॉपिक मैंने लिया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में थोड़ा सा हम लोग को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 25 जून 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार था वो 527 बिलियन डॉलर से बढ़कर 609 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा कह रहा है। आप सभी जानते हैं कि जून में देखिए त्रिमासिक खत्म भी हो चुका है। तो 25 जून 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो 527 बिलियन डॉलर से बढ़कर 609 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी वृद्धि जो है समग्र भंडार का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि जो 25 जून 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसका भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 527 बिलियन से बढ़कर 609 बिलियन तक बढ़ गया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी कैसे हो गई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो है 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 566 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ सोने का जो भंडार है वो 365 मिलियन डॉलर से बढ़कर 36.296 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है। ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा डेटा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ विशेष आहरण अधिकार जिसे एसडीआर कहते हैं 1.498 डॉलर तक अपरिवर्तित डॉलर पर अपरिवर्तित हो गया है। इसके साथ ही साथ आईएमएफ के साथ देश का रिजर्व ट्रंच सप्ताह में 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.965 अरब डॉलर हो गया है। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है, इस फैक्चुअल डेटा को एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं से भी ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है, कि जिस विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में लंबी चौड़ी हम लोग बातें कर रहे हैं, आखिर ये है क्या। तो विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिनमें बॉन्ड होता है, ट्रेजरी बिल होता है और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये लाइन उठा के हमेशा पेपर में पूछता है कि विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड होता है, ट्रेजरी बिल होता है और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां इसमें शामिल होती हैं। अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार जो अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं। ये नोट करके आपको मैंने बता दिया है कि अधिकांश जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होते हैं जैसे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हुई, स्वर्ण का भंडार हुआ, विशेष आहरण अधिकार जिसे एसडीआर कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के साथ रिजर्व ट्रेंच भी इसमें शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने का क्या उद्देश्य आखिर है। पहला है मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिए नीतियों का समर्थन तथा उनमें विश्वास बनाए रखना। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है। यह संकट के समय जब ऋण तक पहुंच में कटौती की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखता भी है। और भी ध्यान से पढ़िए इसको। बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का क्या महत्व है। सरकार के लिए सुविधाजनक स्थिति बने रहना। बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को सुविधा प्रदान करता है। अगला है संकट का प्रबंधन करना। यह आर्थिक मोर्चे पर भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर संकट की स्थिति में मदद करता है। अगला है रुपए के मूल्य में अभिवृद्धि एप्रिसिएशन। भारत के विदेशी मुद्रा के बढ़ते भंडार ने
डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती प्रदान करने में मदद भी किया है। तो ये बढ़ते मुद्रा भंडार का महत्व जो है, पहला जैसे मैंने कहा कि सरकार के लिए सुविधाजनक स्थिति बनी रहेगी, संकट का प्रबंधन करना, रुपये के मूल्य में अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, ये सब भी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। बाजार में विश्वास बना रहना, यह भंडार जो है बाजारों और निवेशकों को विश्वास का स्तर प्रदान करेगा, जिसमें एक देश अपने बाहरी दायित्वों को पूरा कर सकता है। अब हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां क्या होती हैं, एफसीए क्या होता है। एफसीए एक ऐसी संपत्तियां होती है जिनका मूल्यांकन देश की स्वयं मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है। और एफसीए जो होती है विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक होता है और इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार का घटक ही है तो डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए जैसे यूरो, पाउंड, येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्रों की कीमतों में उतार चढ़ाव या मूल्य ह्रास का प्रभाव शामिल होता है। और ये परीक्षा में खूब पूछता भी है क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। जो मैं बोलता हूँ कि परीक्षा में खूब पूछता है वो खूब पूछता है। विशेष आहरण अधिकार क्या होता है ये भी देख लीजिए, एसडीआर किसे कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 1978 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। एसडीआर न तो एक मुद्रा है और न आईएमएफ पर इसका दावा किया जा सकता है, बल्कि ये आईएमएफ के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने वाले योग्य मुद्राओं का एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान प्रदान किया जा सकता है। एसडीआर के मूल्य की जो गणना है वो बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। ये भी ध्यान से पढ़िएगा। एसडीआर के जो मूल्य की गणना होती है वो बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में जो है, मैंने कहा कि इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर है, यूरोप का यूरो है, चीन का मुद्रा रवंगी है, जापानी येन है और ब्रिटेन का पाउंड है। ये भी कई बार परीक्षा में खूब पूछा गया है। इसके साथ ही साथ विशेष आहरण अधिकार ब्याज सदस्य देशों को उनके द्वारा धारण किए जाने वाले एसडीआर पर मिलने वाला ब्याज होता है। अब हम बात करते हैं आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच क्या होता है। रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। यानी कि जो रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश व अन्य स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। रिजर्व ट्रेंच मूलतः एक आपातकालीन कोष होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों द्वारा बिना किसी शर्त पर सहमत हुए अथवा सेवा शुल्क का भुगतान किए किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि रिजर्व ट्रेंच मूलतः एक आपातकालीन कोष होता है जिसे इंटरनेशनल मुद्रा कोष के सदस्यों द्वारा बिना किसी शर्त पर सहमत हुए अथवा सेवा शुल्क का भुगतान किए किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने एक इकोनॉमी का जो टॉपिक स्टार्ट किया, देखो किसमें कितना सब आप लोग जो पढ़ते हो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको ये जानने को कोशिश किया गया, यहाँ पर बताया गया कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, मैंने ये बताया विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का कारण क्या है, मैंने ये भी आप लोगों को बताया, ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार से क्या बेनिफिट होगा ये भी मैंने आप लोगों को बताया। अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार किस में किए जाते हैं ये भी आपको मैंने बताया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन शामिल होते हैं ये मैंने बताया, ये खूब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की क्या उद्देश्य है ये भी मैंने आपको बताया। विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व क्या क्या है ये भी बताया। देखो महत्व ये खूब पूछता है, मेंस में खूब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां क्या होती है, एफसीए क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। और विशेष आहरण अधिकार क्या होता है, एसडीआर क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। और भी जितने भी आईएमएफ क्या होता है, आईएमएफ का पास रिजर्व ट्रेंच क्या होता है, ये सब बताया मैंने। तो इसको ध्यान से बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इकोनॉमी तो वैसे भी देख रहे हैं कि इकोनॉमी को लेकर सरकार कितना सजग है इस समय और देश में उसकी ज़रूरत भी है, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं एक अलग टॉपिक पे, निपुण भारत पहल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये पीआईबी और दर्जागढ़ से लिया गया है। निपुण भारत पहल, आखिर ये क्या है निपुण भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्या है निपुण। केंद्र सरकार ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना शुरू करने जा रही है। कौन करने जा रही है बेटा, 5 जुलाई को किया जाने की कल ही हो चुका है। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसे प्रारंभिक चरण के छात्रों के लिए संख्यात्मक मूलभूत पढ़ने और समझ में सुधार के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। निपुण भारत मिशन, निपुण का मतलब है कि नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह जो पहल होगी स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा
का एक हिस्सा होगी। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि इसका मेन मोटो यही है निपुण भारत पहल का। निपुण का फुल फॉर्म जानिए क्या है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद दी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह पहल जो होगा स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? देखिए निपुण भारत पहल जो है केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। और देखिए इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों, अरे एक मिनट रुकिए बेटा, इसको लागू करने के लिए, ठीक है, इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह क्यों शुरू की गई है योजना? यह भारतीय स्कूल में मूलभूत शिक्षा का एक खामी रही है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए किया गया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार लगातार वर्षों से स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश भारतीय छात्र जो है बुनियादी अंकगणित को पढ़ समझ नहीं सकते। ये सच्चाई है, वही बताया इसमें गया भी है। इस प्रकार इस मुद्दे से निपटने के लिए पहल शुरू की गई थी। इस योजना नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, जैसे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020, जिसमें कहा गया था कि 4 से 8 आयु वर्ष के 25% स्कूल जाने वाले बच्चों के पास आयु उपयुक्त संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल न्यूमेरिक स्किल नहीं है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में सीखने में की भारी कमी है। 6 वर्ष से कम उम्र के 4% बच्चे कम से कम अक्षरों को पहचानने में सक्षम है। 6% जोड़ घटाव कर सकते हैं। कक्षा सेकंड के 8% बच्चे अपने से नीचे की कक्षाओं का पाठ पढ़ सकते हैं। कक्षा थर्ड के 8% बच्चे अपने से 2 स्तर नीचे के छात्रों को बने पाठ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। निपुण भारत पहल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो गिद्धों का संरक्षण के बारे में टॉपिक है। गिद्धों का कैसे संरक्षण किया जाए, इस मुद्दे का टॉपिक है। देखते हैं गिद्धों का संरक्षण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा बिहार में 150 गिद्ध देखे गए, जिनमें से VTR मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना को प्रेरित किया गया है। सभी लोग जानते हैं गिद्ध पहले देखने को मिलते थे, आजकल नहीं देखने को मिलते हैं गिद्ध। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। चलिए एक मिनट रुक जाइए। चलिए, ये मुख्यतः कहाँ रहते हैं बेटा? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। ये प्राकृतिक के कचरा संग्रहकर्ता यानी 22 प्रजातियों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण से कचरा हटाकर उसे साफ करने में मदद करते हैं। गिद्ध जो है वन्यजीवों को बीमारियों को नियंत्रण रखने में भी सहायता भूमिका निभाते भी हैं। भारत गिद्धों की 9 प्रजातियां कौन कौन सी है? पहला ओरिएंटल व्हाइट बैकेट, दूसरा लॉन्ग बिल्ड, तीसरा स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन बिल्ड, रेड हेडेड, मिस्र देशी, बियर हेडेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफॉन। ये जो है भारतीय गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं। इस 9 प्रजातियों का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में यूपीएससी में खूब क्वेश्चन इसमें से पूछता भी है। ठीक है, चलिए और आगे मैं बढ़ता हूँ। नोट करके यहाँ पे बता दिया गया है कि इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश के विलुप्त होने का खतरा है और बियरडेड, लॉन्ग बिल्ड और ओरिएंटल व्हाइट बैकेट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में संरक्षित है। बाकी अनुसूची 4 के अंतर्गत शामिल है। खूब पूछता है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़े। IUCN की स्थिति क्या है देख लीजिए। खतरा क्यों है? ठीक है, खतरा क्यों है सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। डाइक्लोफेनाक जो है जैसे विषाक्त जो पशु के लिए दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव जनित गतिविधि के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान हुआ है, भोजन की कमी और दूषित भोजन है और बिजली लाइनों से करंट है, ये खतरा है इसलिए बना हुआ है। संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश के गिद्धों में संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना 2020 और 25 शुरू की है। वॉलंटियर एक्शन प्लान 2020 और 25 शुरू की गई है। वॉलंटियर यह डिक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और गिद्धों है तो मवेशियों के शव के प्रमुख भोजन की आवश्यकता को रोकेगा। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम को देश के 59 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है जहाँ गिद्धों की आबादी क्या है बेटा? विद्यमान है। इनमें 2 स्थान उत्तर प्रदेश में है, उत्तर भारत में पिंजौर हरियाणा और मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में के लिए 4 बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं। और भी देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFC ने रेड हेडेड एंड इनिशिएटिव इजिप्टियन गिद्धों दोनों के लिए प्रजनन कार्यों के साथ साथ संरक्षण योजना भी शुरू की है। भारत में गिद्धों की मौत के कारणों पर अध्ययन करने के लिए 2021 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र वल्च्योर
केयर सेंटर स्थापित किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके साथ ही साथ 2004 में गिद्ध देखभाल केंद्रों को उन्नत करने हेतु भारत के पहले गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में 9 गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है, जिनमें से 3 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वर्तमान में भारत में 9 गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हैं, जो 3 जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किए जा रहे हैं। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर यह स्थित है। यह भारत में हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा पर आती है। देश के गंगा के मैदानों के जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भावर और तराई क्षेत्रों का संयोजन करते हैं। इनकी स्थापना 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में तहत की गई थी। तो ये भी देख लीजिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और भी देख लीजिए क्या क्या है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जैव विविधता के बारे में जानिए कि राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में पाए जाने वाले वन्यजीव बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, काला भालू, बिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंस और सुअर आदि हैं। और यहाँ भारतीय प्रजाति की उड़ने वाली लोमड़ियों, यानी उड़ने वाली लोमड़ी वास्तव में लोमड़ी नहीं बल्कि एक प्रकार का चमगादड़ है, जिसका चेहरा और सिर लोमड़ी से मिलता जुलता है, इसलिए इसे उड़ने वाली लोमड़ी का नाम दिया जाता है, को भी यहाँ पर देखा जा सकता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और यह पक्षियों की 200 से अधिक 50 से अधिक प्रजातियां की सूचना मिली है। थारू एक अनुसूचित जनजाति है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख समुदाय है। और बिहार में अनारक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि भीमबाद अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है, कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य है, विक्रमशिला गंगोत्री डॉल्फिन है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। गिद्धों का संरक्षण कैसे होते हैं, कितने प्रकार देखे गए हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, रेड लट 9 में अधिकांश में कौन कौन से विलुप्त हुए हैं, कौन कौन से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के सूची फर्स्ट में रखा गया है, किनको सूची 4 में रखा गया है, आयुसीन की स्थिति क्या है, ये सब मुद्दों पर मैंने बात किया है। खतरा क्यों है, कौन सी दवा है, संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैव विविधता के बारे में बताया गया है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर जो है कल जो 7 जुलाई होगा, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा। और एक बात और है बेटा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी अपने दोस्तों को कर सकते हैं। और किसी को कुछ कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे विदेशी मुद्रा भंडार का टॉपिक हो, चाहे वो दूसरा निपुण भारत पहल का टॉपिक हो, चाहे गिद्धों का संरक्षण का टॉपिक हो, इसको आराम से आप लोग पढ़िएगा। परीक्षा की दृष्टि से सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कल हम फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी के सभी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद।